टप 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 पानी के टपकने की आवाज न जाने कब से आ रही थी, पर वसुधा को जैसे कुछ होश ही नहीं था। वो वैसे ही बेजान सी खिड़की पर सिर टिकाए खड़ी थी। रह रह के आंखें भर आती थी उसकी और आंसू बह निकलते थे। अरे मैम साहब, सारे कपड़े भीग गए बारिश में और आपने उठाया नहीं। बुदबुदाते हुए घर की पुरानी काम वाली गीता गीले कपड़ों को समेटते हुए अंदर आ गई। वसुधा तब भी जस की तस खड़ी रही। कोई जवाब ना पाके गीता ने वसुधा के कंधे पर हाथ रखा तो वसुधा अचानक से चौंक पड़ी। मैम साहब, गीता ने दुख भरी आवाज में कहा तो वसुधा उसी सेलीपट पर फक के रो पड़ी। 3 महीनों से अंदर जमा गुब्बार हमदर्दी भरा एक स्पर्श पाकर लावे की तरह फूट पड़ा। गीता ने भी कुछ नहीं कहा और वसुधा की पीठ सहलाते हुए उसे बेड पर बिठाया, एक गिलास पानी दिया और फिर जाके अपने दोनों के लिए 2 कप चाय बना लाई। साथ में 2 ब्रेड की जबरदस्ती वसुधा को खिला दी। वसुधा के होंठ, चेहरे और गर्दनों पर दांतों से काटे जाने के निशान देखकर ही बुजुर्ग गीता समझ गई थी कि आज की रात फिर से बहुत भारी बीती है उसकी नाजुक सी मैम साहब पर। काकी, अब बर्दाश्त नहीं होता, कुछ संयत होने पर वसुधा ने कहा। 3 महीने पहले ही वसुधा की शादी साहिल के साथ हुई थी। एक शादी में साहिल ने वसुधा को देखा और पसंद कर लिया। गांव की सीधी सादी सुंदर सी 20 वर्षीय वसुधा ने अभी स्नातक की परीक्षा पास की थी और मध्य वर्गीय परिवार से थी। वहीं साहिल 35 साल का स्मार्ट सा हष्ट पुष्ट इंजीनियर था और अच्छी खासी तनख्वाह भी उसकी। वसुधा के घर वालों को सामने से आता रिश्ता पसंद आया और चट मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर दोनों की शादी कर दी गई, बिना वसुधा ने इच्छा पूछे। लेकिन सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही उसने भी अपने माता पिता की बात में अपनी खुशी ढूंढ ली और आगे पढ़ने का विचार त्याग दिया। साहिल के माता पिता गांव में रहते थे और वो बेंगलोर में, इसलिए शादी के बाद वो भी साहिल के साथ बेंगलोर आ गई। यहाँ पर घर पर सहायता के लिए एक बुजुर्ग महिला गीता आती थी और चूंकि घर में विशेष काम भी नहीं था तो वसुधा भी धीरे धीरे रमने लगी। लेकिन साहिल का व्यवहार उसको समझ नहीं आ रहा था। सब बातों में वो सामान्य था, वसुधा की हर जरूरतों का ख्याल रखता था, लेकिन बिस्तर पर आते ही वो हिंसक पशु में बदल जाता था। फिर वसुधा उसके लिए कोई इंसान न होकर सिर्फ एक गुड़िया हो जाती थी जिसे वो जी भर के नोचता, घसोटता और काटता था और फिर खुद में संतुष्ट होकर सो जाता। वसुधा की इच्छा और संतुष्टि से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था और यही बात उसे और ज्यादा अंदर ही अंदर तोड़ती जा रही थी। बीती रात भी, सुनिए आज मेरे पीरियड्स हैं, प्लीज आज मुझे सो जाने दीजिए। अरे तो क्या हुआ डार्लिंग, पीरियड्स में तो लेडीज और ज्यादा एक्साइटमेंट देती हैं, कह के साहिल ने उसे दबोच लिया और रात भर फिर से वही नारकीय पीड़ा वसुधा को भोगनी पड़ी। सुबह, वसुधा डार्लिंग 3 महीने हो गए पर कसम से तुम अब भी वाकई कमाल हो। उसका दर्द और तबीयत पूछने के बजाय उसने बेशर्मी से कहा, सुनो तुम लेटो, मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, पर आज रात लाल साड़ी पहनना और तैयार रहना। कहते हुए साहिल ऑफिस चला गया और तब से वसुधा यही सोच रही है कि आखिर उसकी इच्छाओं का क्या। न माता पिता ने उन्हें महत्व दिया और न पति को उसकी इच्छा, उसकी मर्जी और उसके स्वास्थ्य से फर्क पड़ता है। बस एक बोगिया बनकर रह गई है वो, और इसीलिए उसे साहिल की उपस्थिति से भी डर लगता है। अब मैम साहब, गीता ने टकते हुए कहा। हाँ काकी, कहिए। आप कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाइए। हम जी काकी। अब तक कुछ संयत हो चुकी वसुधा ने साहिल को फोन किया और घर बुलाया। अब वो समझ गई है कि दूसरों की इच्छाओं का मान करे उससे पहले उसे खुद अपनी इच्छाओं का सम्मान देना होगा। शाम को साहिल के माता पिता और अपने माता पिता दोनों को बुलाकर साहिल के सामने वसुधा ने सबको अपनी हालत दिखाई और रोते हुए अपना निर्णय भी कि अब वो साहिल के साथ नहीं रह सकेगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि यह पति पत्नी के बीच की बात मुझे इस तरह नहीं करनी चाहिए, पर साहिल मानसिक और विकार से ग्रस्त है और मेरी सहन शक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए ये अपना इलाज कराए और फिर मुझसे कोई संबंध नहीं। दोनं माता पिताओं ने वसुधा की स्थिति को समझा और साहिल ने भी मनोचिकित्सक की मदद की। दोस्तों, शारीरिक संबंध विवाह का
जबरदस्ती से जबरदस्ती